नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में। और रामजस कॉलेज के हमारे साथ है दो स्टूडेंट, दाएं और बाएं। तो आप समझ गए होंगे दाएं और बाएं होने का मतलब यहाँ पे बात होगी सब पहलू पे, उन पहलू को जिन्हें आपको जानना है, जानना उन स्टूडेंट को जो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आएंगे पढ़ने, और वो भी स्टूडेंट को जानना है जो अभी पढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस की, बात करेंगे पढ़ाई के बारे में और बहुत सारी बातें जो आपको जानना है। और आप समझ भी रहे होंगे हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहें और वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्पित है और मैं रामजस महाविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ जी। तो आप ये बताइए, अभी आपका फर्स्ट ईयर है जी, कंप्लीट हो चुका है? नहीं, हाँ कंप्लीट ही हो गया क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं लास्ट सेकंड सेमेस्टर के। तब तो हो ही जाएगा ना कंप्लीट। हाँ हो ही जाएगा। एग्जाम तो क्या लग रहा है, एग्जाम नहीं हो गया सही, इससे लग रहा है डर? क्या कुछ डर तो कुछ नहीं लग रहा है। एग्जाम देने के बाद मैं फर्स्ट ईयर तब कंप्लीट मानता हूँ जब रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। बाकी पास तो हो ही जाऊँगा, वो अलग विषय है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, रिजल्ट मिल जाए तभी आप प्रमाणित हो जाए तभी बोलेंगे। बिल्कुल जब प्रमाण, हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। तो आपका एक साल तो देखा जाए तो एक साल में आपने क्या पाया? एक सब अगर देखा ऐसे तो आप बता, बहुत आपकी लंबी यात्रा है एक साल की, लेकिन तब भी अगर बताना चाहेंगे तो क्या ऐसी चीज़ें आपने लगा कि मैंने एक साल में बहुत अच्छा पाया? हाँ देखो, एक साल को छोटे रूम में करें तो मैं बता रहा हूँ आपको एक साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद आप एक सामान्य नागरिक नहीं रहते हैं, आप एक प्रतिभाशील स्टूडेंट हो जाते हैं। अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि आता है, तो लोगों से मिलना, बात करना, तरीके से उनके विचारों में मतलब अपने विचार देना, उनके लेना, सीखना। मेन चीज़ यही है कि सीखना बहुत ज़रूरी है दिल्ली विश्वविद्यालय में आके, और सीखते ही हैं लोग, अधिकांशतः सभी सीखते हैं जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी लोग सीखते हैं। तो अभी मैंने बात किया दाएं वाले से, तो समझ सकते हैं अभी बात करेंगे बाएं वाले से। और यहाँ से कुछ निकला है कि प्रमाणित प्रत्यक्ष की? बिल्कुल। और यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। वाला मजबूत है। ओह अच्छा, तो मेरा मित्र ही है वो, संयोग से मेरा मित्र है। और इसलिए मैं आपको बता दिया कि दाएं और बाएं में हमेशा मित्र ही होते हैं, और बीच का तो मैं एक करीब बन चुका हूँ। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आयुष कटियार है और मैं यहाँ हिंदी विभाग के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, दोनों लोग हिंदी वाले ही हैं, दाएं और बाएं वाले हिंदी ही वाले ही हैं। बैचमेट ही हैं। तो बैचमेट भी है और रूममेट भी है। संयोग से रूममेट भी है जी, बिल्कुल जी। तब तो ज़्यादा और भी प्यार होगा आपस में। साथ ही साथ पढ़ते हैं, साथ ही साथ अभी लाइब्रेरी आया हुआ था इधर, तो साथ ही साथ जी प्यार मोहब्बत सब साथ में होता है। मैंने समझ कुछ चीज़ें छोड़ के, कुछ चीज़ें छोड़ के, पर्सनल अपनी चीज़ें जाके, व्यक्तिगत लाइफ को तो छोड़ के सब। आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि यहाँ जो बच्चे अभी आएंगे, सीयूईटी का एग्ज़ाम दे के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, तो रामजस उन्हें क्यों लेना चाहिए? आप बताएं कि रामजस में ऐसा क्या है कि उनको रामजस सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं रामजस कॉलेज की तो कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। मतलब कि DU के सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, उनमें सबको आना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं रामजस की, तो रामजस मुझे लगता है, मैंने यहाँ के ऐसे फील करा है कि एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको हर चीज़ के मतलब मौके मिल सकते हैं। आप राजनीति में जाना चाहें, आप राजनीति में जा सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहें, वहाँ शिक्षा के आपको मौके मिलेंगे। तो बहुत सारे खेल से लेकर, क्वेश्चन ये है, आपने, मैं इंटरप्ट किया सॉरी, लेकिन तभी आपने राजनीति को पहले ऊपर रखा, क्या ऐसी बात है राजनीति की रामजस की? आप कंप्लीट करें। क्योंकि रामजस की राजनीति है, रामजस की राजनीति चर्चा में रही है और हमेशा रामजस जो है कॉलेज हमारा, वो इस राजनीति के मामले में आगे रहा है। तो ये कहने वाली बात है। और इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं, रामजस हर क्षेत्र में आगे है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास होगा किसी भी विद्यार्थी का, तो इसीलिए रामजस आना चाहिए। बाकी और भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, हाई रैंकिंग कॉलेज, जैसे हिंदू कॉलेज है, उसके अलावा हंसराज है, किरोड़ीमल है, तो तमाम कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के, सब में मौका मिलता है, सब में आप अच्छा कर सकते हैं। तो जितने भी जूनियर्स हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जल्दी से आइए, आप सभी का वेट है, आपका स्वागत है। स्वागत भी नहीं। आपसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे ना आपने जिक्र किया कि हिंदू है, संत स्टीफन है, तो बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनके ख्वाब यही रहता है कि मैं
हिंदू में ही जाओ, संत स्टीफन में ही जाओ, तो क्या अगर वो नहीं मिल पाता, बहुत तो सबको तो नहीं मिल पाएगा, तो क्या इसके अलावे भी अच्छे कॉलेज है, उसमें भी अच्छी पढ़ाई होते, तो ये धारणा जो बना हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी, तब मुझे भी एक हाइप थी कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो बेकार ही है, और अगर हिंदू या ऐसे बड़े बड़े कॉलेज नहीं मिले तो बेकार ही है। मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव यही रहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब एक क्षेत्र से आते हैं और एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपका विकास होता है, आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से सीखते हैं। और रही बात कॉलेज की, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ सुविधाएं ज़्यादा हों, बट ऐसा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सभी में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहें, क्योंकि जितने भी एल्यूमिनाई हैं वो DU के वो अलग अलग कॉलेजेस से ही निकले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एल्यूमिनाई हिंदी कॉलेज से ही निकले हैं या रामजस से ही निकले हैं। तो सभी कॉलेज हैं जो आपको मौके देते हैं, और फिर आपके पास डिग्री रहेगी दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो आपका वैसे ही विकास होगा। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आप रामजस में आए होंगे तो आपके बहुत सारे सपने भी होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है वो सपने को कितना जान मिला है? क्या लगता है कि सपना वो एक मुकम्मल तक पहुंच रहा है या नहीं? देखो, आपने ये सवाल किया है। सवाल पे आने से पहले मैं बता दूं, आपने जैसे भाई से मेरे से पूछा कि राजनीति के बारे में, रामजस राजनीति आपको क्यों ऊपर रखा। तो राजनीति को ऊपर रखने का मतलब ये है कि जो रामजस के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो युवा राजनीति में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। कहीं भी, चाहे डूसू का इलेक्शन हो, चाहे फिर कॉलेज का इलेक्शन हो, सब में ये बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हैं और भाग लेते हैं, और इसलिए रामजस की राजनीति फेमस है नॉर्थ कैंपस में। जी हाँ। उसके बाद आपने कहा कि नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेज हैं, हिंदू है, स्टूडेंट्स, इनकी रैंकिंग अच्छी है, तो रामजस क्यों, वो क्यों नहीं? तो देखो, ऐसा है, आप जब वहाँ से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आते हैं, या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ से उठ के आते हैं, वहाँ से आने के बाद आपको जब नॉर्थ कैंपस में आओगे, यहाँ कोई खास अंतर नहीं है। कॉलेज थोड़े ही 100 मीटर 150 मीटर के अंतर पे है, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ मिलते हैं, बाहर को फेस्ट वगैरह में या फिर डिबेट्स में मिलते रहते हैं। मेन चीज़ ये नहीं है कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, कौन पढ़ाई अच्छी करता है। मेन चीज़ पढ़ना आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हैं। हो सकता है कि हिंदू का बच्चा ना पढ़ रहा हो, रामजस का पढ़ रहा हो, तो ऐसे आप रैंकिंग के हिसाब से शिक्षा का स्तर, मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ता है, जिस प्रकार लोगों से अपना संबंध बनाता है, किस तरीके से लोगों के साथ रहता है, मिलता है, उठता है, सीखता है, इस पे ज़्यादा है। उसके बाद आपने सवाल जो किया है कि आपका जो जीवन में जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को रामजस साकार कर पाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्य तो 10th में था, मैं लगभग 11th में बन ही गया था कि करना है तो करना है। उसके बाद CUT का एग्ज़ाम का पता चला तो CUT दिया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय आया, रामजस कॉलेज मिला। तो ये श्रृंखला चल रही है लगातार, और ये लक्ष्य की तरफ ही जा रहा हूँ धीरे धीरे। रही बात लक्ष्य को, तो लक्ष्य के लिए मैं हमेशा अग्रसर हूँ, उस तरफ बढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आपको खुशखबरी भी मिलेगी कि हाँ, लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बिल्कुल इंतजार है, बेहद इंतजार है। बाकी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, फल की इच्छा तो नहीं करूँगा। बाकी मुझे लगता है कर्म पे विश्वास करने वाला मैं व्यक्ति हूँ, तो अगर मेहनत करूँगा तो निश्चित तौर पे मुझे फल मिलेगा। बिल्कुल। तो आपका दोस्त का मेहनत, तो आप बता सकते हैं कि आप उनके दोस्त भी हैं जी। और कहते हैं ना एक रूम पार्टनर भी है, एक पार्टनर कह सकते हैं। तो आप ये बताएं, इनकी क्या सपना में, किस तरह की सपना ये देखते हैं? तो आपको तो हर उनका जो सामने से और अंदर की राजें सब आपको पता होगा, तो ये बताइए, अगर चाहेंगे तो इस कैमरे के, इस माइक से आप इनके बारे में बताइए। आपका दोस्त का सपना, कैसे वाले सपना का बात कर रहे हैं? कैसे वाले सपने, कल रात को देखा था वो। अच्छा, नहीं, देखिए, आप बता सकते, जिक्र कर सकते हैं। देखिए, सपने माने राज होता है ना, तो राज को कभी पर्दे से थोड़ा हटा भी सकते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो जिन लोगों से मैं शुरुआत में नए लोगों से मिला था, अभी मेरा उनसे किसी से भी परिचय नहीं है, और इससे मैं बहुत समय बाद मिला। क्या खासियत है आपकी दोस्त में जो इनसे ही आपने जिक्र कर रहे हैं? सबसे अच्छी खासियत ये है कि ईमानदार है, जो होगा अच्छा। ईमानदार नहीं है, बल्कि आपका राज को राज नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ, ईमानदार किस तरीके से कि जो होगा मुंह पे बोलेगा। अगर उसे कि कोई चीज़ नहीं पसंद है तो बोल देगा कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, और उसके लिए मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी और हो सकता है मुझसे नाराज़ भी हो जाए। तो ईमानदार है और बहुत अच्छा, दिल का बहुत साफ व्यक्ति है, तो इसीलिए मेरा सबसे अच्छा यहाँ दिल्ली में बहुत सबसे प्यारा दोस्त है, इसी के साथ मैं रह रहा हूँ, यही रीज़न है। और भी कुछ? उसके अलावा सपने की आपने बात करी, तो सपना
हो सकता है वो अलग अलग तरीके के सपने देखता हो या उसका जो लक्ष्य हो वो किसी और फील्ड में हो। हालांकि अभी एक सपना भाई ने पूरा कर लिया है, आर्मी का सपना था, तो भाई अभी आर्मी में सेलेक्ट हो चुका है, बट वहाँ से वहाँ का जो लेटर आया था वो एक्सेप्ट नहीं करके फिर वो DU आ गया। उसके अलावा मुझे लगता है कि इसके जो सपने होंगे वो ये अपने सपनों के प्रति जागरूक है। अगर ठान लेता है, वैसे तो बहुत नालायक है, काम चोरी नालायक माने काम चोरी करता रहता है, बट अगर एक बार ठान लेता है तो कर लेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके लिए अच्छी है कि जब अगर एक बार लक्ष्य उसने अपना साध लिया तो वो फिर उस पर पहुँच जाएगा। क्या आपका सपना? बाकी देखो, ये तो मेरे भाई का बड़कपन है जो इतनी प्रशंसा कर दी। इतने लायक हूँ तो नहीं हूँ मैं, जितना इनके साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, काम में अक्सर बचता हूँ, इस चीज़ को मैं मानूंगा। बाकी भाई का मेरा परिचय था बहुत बाद में हुआ, जैसे उसने बताया कि कॉलेज में बहुत लेट मिले थे हम लोग। लेट मिलने के बाद वो बात तो ठीक है, लेट मिल सकते हैं, लेट मिलने के बाद मिले, दूसरी मीटिंग में हम इनके रूम पर आ गए। और रूम पर ऐसे नहीं आ गए, सब सामान लेके आ गए और लगभग 1 महीने तक इनके रूम पे हम ऐसे ही रहे, फर्जी में, बिल्कुल ऐसे ही कतई। उसके बाद हम लोग रूममेट बने दिसंबर में शायद, और अब शुरू से लेके अभी तक एकदम एक कह सकते चिल, एकदम चिल, बढ़िया तरीके से। आयुष जी ने मुझे दिल्ली आने के बाद बहुत मेरा अमूलचूल परिवर्तन किया, जिसे हम क्रांति कह सकते हैं अपने जीवन में। ये चीज़ कहने में बहुत बड़ी है, आसान लग रही होगी बोलने, बस है बहुत बड़ी, क्योंकि आयुष का इसमें मैं कहूँगा बहुत अहम योगदान है। लोग बोलते भी हमसे कि आप एकदम परिवर्तन, आपके अंदर परिवर्तन आ गया है, आप बदल गए हैं, पर्सनैलिटी डेवलप हुई है आपकी। मैंने कहा वो बात ठीक है, पर इसके पीछे भी किसी का राज है, वो आयुष जी है, आपको हम ऑन कैमरा बता रहे हैं आज ऑन कैमरा जी। तो हाँ, इससे आपने जैसे पर्सनालिटी की बात की है, तो जैसे हम लोग बहुत बच्चे और ख़ास के हम अपनी बात करें और आपकी बात करें तो हम लोग आते हैं, गाँव से आते हैं हम लोग का, तो दिल्ली बड़े शहर में अपने आप को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करना, तो कैसे वो अपने आप को ढाले? जैसे ने आपने बोला कि मेरा पर्सनालिटी इन्हेंस हुआ, अच्छा हुआ, तो आप बताएं जो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें कैसे अपने में इनहेरिट अच्छे कर लेना, बना ले। सबसे पहले तो आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, क्षेत्रता आपके अंदर दिखेगी, आओगे, अच्छी चीज़ भी है, दिखनी भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र सबका अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ आपको है कि आप जहाँ से आ रहे हैं उन चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस माहौल में आपको ढलना है तो थोड़ा उनको अपने साइड करना होगा। बाकी यहाँ को समझना है पहले अच्छी तरीके से, आपको एकदम से समझना है, सीखना है यहाँ के लोगों से। बाकी आप एक मिश्रित अपनी जो विचारधारा या जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसे लेके चल सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं जैसे अभी पहनावे से आपको लग सकता हूँ कि मैं हरियाणा साइड से हूँ, बाकी नहीं, मैं यूपी से हूँ, अपनी भाषा बोलता हूँ। बाकी पहनावे पे देखो, देश हमारा है, भिन्नताओं में एकता है इस देश में, ठीक है, तो अनुभव करना चाहिए। बाकी कपड़े हर तरीके के पहनने चाहिए, भाषा भी हर तरीके की बोलनी चाहिए और व्यवहार भी अच्छे करने चाहिए, ठीक है, हर तरीके के नहीं, अच्छे व्यवहार करने चाहिए। बाकी आओ यहाँ पे सीखो। कभी कभी हरकतें हो जाती हैं। हाँ देखो, जब तक तुम दिल्ली में आ गए हो आपको लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छे, हाँ पढ़ रहे हो, लेकिन अपना जो एक बचपना होता है उससे मत भूलिए, आगे बचपना जिंदा रखिए। आपको पता है आयुष के साथ मैं इतनी हरकतें करता हूँ, इसे कभी कभार तो खींच खाच के भाग जाता हूँ, फिर बेचारा सोचता रहता है, कभी कभार ऐसे गेट पर आयुष यहाँ तमाचा मार दिया, भाग गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं या बहुत अच्छे, हमारी पहचान बन गई दिल्ली में आके, और वो एकदम प्रोफेशनल अपना जो बिहेव करेंगे, तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी। वो करना चाहिए, एक समय पर करना चाहिए। बाकी आप जब नॉर्मल अपने जीवन में आ जाते हैं तो हर तरीके की हरकतें करनी चाहिए, वो अपना बचपना नहीं भूलना चाहिए। बाकी ठीक यही है जी। और आप इसमें क्या सोचते हैं कि आपने हम जब लोग हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोग जैसे में कि देखते हैं जो गांव से भी लोग आते हैं तो अपने आप को एक चेंज कर लेते हैं कि मैं मॉडर्न, जैसे मैं यहाँ आने के बाद अपने आप को मॉडर्न समझ लेते हैं। बॉयज़ की बात करो या गर्ल्स की बात करो तो आपके भी बहुत साथी होंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी उसी टाइप में हैं? तो आप अपने बारे में भी बताएं अच्छे से। देखिए, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे भाई ने बताया कि जब आप यहाँ आते हैं तब आप आसपास के माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं और आपको आपके मन से ऐसी चीज़ आती है कि यार सामने वाला व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो पहचान है उसको भूल जाएं, अपनी जो जिस माटी से हम आए हैं उस मिट्टी को ही भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र को और अपने जो हर माहौल में ढलना सीखना चाहिए हमको। जिस तरीके से हम अपने गांव जाते हैं तो गांव के तरीके से रहते हैं, और यहाँ जब रहेंगे तो हमें यहाँ की जो थोड़ी सी बोलचाल है, यहाँ का जो व्यवहार है या यहाँ लोगों के मिलने का जो तरीका है उसको अपनाना ही पड़ेगा, और उसमें परिवर्तन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप फिर एक तरीके से पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए
और आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा और जो बच्चे आएंगे और अभी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ने आपने अभी बताया कि पूर्व में कि मैं डिबेट करते हैं और आपकी भाषा स्तर भी अच्छी है जो बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए जो बच्चे अगर सोच रहा है कि डिबेट करे तो उनको किस बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने प्रोनाउंसिएशन हो और अपने भाषा स्तर को किस तरह से अच्छे से बोले, उसके लिए क्या अभ्यास करे, तो आप एज ए स्टूडेंट, एज ए गाइडर, एज ए सीनियर के रूप में बताएं। देखिए, अगर हम डिबेट की बात करते हैं तो डिबेट करना एक तरीके से एक अहम हिस्सा होता है हमारे जीवन का। अगर आप डिबेट मतलब आप अगर अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जा रहे हैं। आपको अपनी बात कहनी ज़रूर आनी चाहिए। और अगर एक अच्छे डिबेटर बनने की बात करते हैं तो देखिए, अच्छे डिबेटर आप तभी बन पाएंगे जब आप मंच पर आकर बोलेंगे। अगर आप पहले से सोचेंगे कि नहीं यार मैं नहीं बोल पाऊँगा या अगर मैं भूल गया बीच में जाकर तो सबसे पहले आपको मंच पर जाते हुए सबसे पहली चीज़ माइंड में यही रखनी है कि जितना आता है मुझे, सिर्फ मुझे आता है। सामने जो जनता बैठी है, जो मुझे सुनने बैठे हैं, उनको कुछ नहीं आता है। मैं जो बोलूँगा वो बिल्कुल सही बोलूँगा और मेरे विचार अच्छे होंगे। अगर आपके माइंड में ये चीज़ पहले से ही रहती है कि आप पहले से अगर सोच के जाएंगे कि नहीं यार गलत बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप पहले से ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो आपको रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा बोला। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमको एक बार में ही आ जाती है, प्रयास बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार करा, आपसे अच्छा नहीं हुआ, दोबारा प्रयास करिए, तिबारा करिए, जितनी बार हो सके आप उसको प्रयास करिए और अपनी गलतियों से सीखिए आप। और सबसे मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जो भी जूनियर्स अगर डिबेट करना चाह रहे हैं तो आप अगर डिबेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। तो जितना आप जब शीशे के सामने खड़े होकर उस स्क्रिप्ट को दोहराएंगे, जितना बोलेंगे, तो आपको उससे क्या होगा कि आपके जो शब्द होंगे वो आपकी ज़बान पर एकदम स्थिर बैठ जाएंगे। आपको बोलते टाइम हिचकिचाहट नहीं होगी और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जब शीशे में देखकर खुद को देख के बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाव भाव कैसे हैं, आपके शब्द कैसे निकल रहे हैं और आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। शब्द चयन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, लोगों के पॉडकास्ट और जो भी बड़े बड़े डिबेटर्स हैं, चाहे वो हमारे सांसद वगैरह हो या कोई भी बड़ा डिबेटर हो, उसको सुनिए। जब आप उसको सुनेंगे तो उसके आइडियाज़ आप तक आएंगे, उसकी बातों को आप जो है अपने डिबेट या स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक अच्छे डिबेटर बन सकते हैं। बाकी जितना आप करेंगे उतना जल्दी और उतना आप बेहतर सीखेंगे। बाकी फिर DU के कॉलेजेस में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, हर दिन एक डिबेट लगी रहती है। अभी डिबेट का सीज़न जब चलता है तो समझ लीजिए इतना टाइम नहीं रहता है कि क्लास ले लें, तो क्लास छोड़ के डिबेट करने जाना पड़ता है। तो डिबेट का एक, क्योंकि जब आप डिबेट करेंगे तो आप आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको किसी भी मंच पर जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अचानक से अगर कोई बुला लेता है कि आइए आप 2 शब्द बोल के दिखाइए, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और बोल के भी दिखाएंगे। तो डिबेट करना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। और आपसे एक क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे आपने बताया कि हिंदी साहित्य से आपका लगाव है, तो ऐसा आप बता सकते हैं जो अभी तक हिंदी साहित्य में आपको ऐसा क्या लगता है जो खास बात है हिंदी साहित्य और हिंदी ऑनर्स के बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए क्या? जैसे कि अभी धारणा ये भी बना रहता है कि हिंदी बहुत लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि लगता है कि उन्हें स्कोप आगे नहीं है, तो लेकिन आपको क्या, जो साहित्य एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें शांति देती है, अगर हमें परेशान हो तो जब हम साहित्य कोई उठा के पढ़ते हैं तो हमें ये शांति, तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? देखो, जब मैं रामजस में नहीं था, जब मैं तैयारी कर रहा था, CUT दे रहा था, तो मेरे मन में चल रहा था कि अगर हिस्ट्री मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है। रुचि भी थी, हिंदी में मेरी रुचि नहीं थी, सही बताएं आपको ईमानदारी से, तो हिंदी में रुचि नहीं थी। हिंदी संयोग से मिला, बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। लेकिन हिंदी मिलने के बाद हिंदी के लोगों से जब मेरा परिचय हुआ, भैया काफ़ी लोग हैं MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स हो गए, तो इन लोगों से जब हम मिले, जब हमने हिंदी साहित्य को पढ़ा तो पता चला कि अगर ज़िंदगी में अगर आपने साहित्य नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। साहित्य आपको जीना सिखा देता है, वो लोगों से बात करने का तरीका, मिलने का तरीका, तमाम चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि साहित्य का, देखो वैसे पढ़ने वाले लोग, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट बहुत अच्छे लोग हैं, देश में योगदान दे रहे हैं। बाकी BCom वाले लोग हुए या फिर जो जितने भी लोग हैं, ऐसे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो अलग वैसे कोर्स से आते हैं ज़्यादा पढ़ने वाले, वो रट्टू होते एक तरीके से, उन्हें समाज का, उनकी समाज से परहेज कर दूरी हो जाती है, बहुत दूर, समाज को एक तरीके से वो नहीं पहचान पाते हैं। जो साहित्य का छात्र होगा वो समाज को एकदम साथ लेने के, हमें उसकी विचारधारा हमेशा समाज के साथ रहेगी। वो चाहेगा कि समाज का भला हो, वो चाहेगा कि लोगों से बात करें, लोगों के विचार जानें, अपने विचार हैं जो लोगों के पास ट्रांसफ़र करें। ये चीज़ बहुत अच्छी है साहित्य में। साहित्य में रही बात इसकी, आपने कहा शांति मिलती है, साहित्य एक मात्र ऐसा साधन है, आप जब कहीं शांति ना मिले तो आप साहित्य के पास आ जाइए, आप पढ़िए, आप
110% उससे संतुष्ट हो ही जाएंगे। साहित्य ऐसी चीज़ है। बाकी साहित्य में रुचि धीरे धीरे आ रही है और ये जीवन जो सीखने की श्रृंखला है ये निरंतर आगे बढ़ रही है और मैं चाहूँगा कि साहित्य में मेरा लगाव और ही बढ़ता जाए। तो अभी तक साहित्य में आपने ऐसा क्या पढ़ा होगा, कुछ ऐसी बातें जो और क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो ऐसे कोई भी आपको कोई भी लेखक या कोई भी पंक्तियाँ जो आपको दिल में बस चुका हो, आपको लगता है कि साहित्य की शुरुआत आप जब जन्मते हैं तभी से शुरुआत हो जाती है साहित्य की। माँ बाप आपको जीना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, ये सब साहित्य ही है। साहित्य आप ये नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गए, आपने हिंदी विभाग आपको मिला, आपके बाद आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास उठाया तभी साहित्य पढ़ रहे हैं, या आपने 4 पंक्तियाँ पढ़ ली तो ही आप साहित्य सीख गए हैं। साहित्य वो है, आप साहित्य क्या है, परिवेश है पूरा आपका, जो आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वो उसका माहौल क्या है, लोगों से आप बात किस तरीके से कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ पर दबाव दे रहा हूँ कि बात करना। साहित्य का देखो ऐसा है, जब माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, व्यवहार करना सिखाया कि लोगों से कैसे बात करनी है, लड़कियों से कैसे बात करनी है, बहनों से बात कैसे करनी है, ये चीज़ सब साहित्य में ही आती है। बाकी मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप किताब को पढ़ के ही साहित्य सीख सकते हैं, लोगों से मिलकर, लोगों से बात कर मतलब साहित्य कोई ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी किताबें पढ़िए, साहित्य में बहुत अच्छी किताबें हैं। अभी तक आपको कोई ऐसी पंक्ति हो जो आपके दिल में लगता हो कि ये हमारे लिए अच्छा है, कोई ऐसी लाइन, कोई कुछ माइंड में भी आ रहा है? दिल्ली में आने के बाद काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, फिर लोगों से धीरे धीरे दूर भी हो गए। समय रहता है दूर, इट मीन्स कि हाँ वो अपने जीवन में बिजी हो गए, हम अपने जीवन में बिजी हो गए। क्योंकि साहित्य का स्टूडेंट ना जो बहुत अपने को ना क्या बोलना है, क्या कब किस बात को छुपा लेना है, तो उनके पास बहुत अच्छी पकड़ होती है क्योंकि वो साहित्य के जानकार होते हैं शब्द के। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को जो बच के बता रहे हैं, तो देखो ऐसी चीज़ें नहीं आप बता भी सकते हैं। क्या आप अपने दोस्त की बातें बता सकते हैं इनकी आप उसके समय इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बिल्कुल इनकी लगाव जो छूटना ये बता रहे हैं, जो साहित्य से जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको भी समझ होगा, लेकिन अपने दोस्त की राज को आप चाहते होंगे कि पर्दे के अंदर ही रहे। आपने वो जो पंक्ति वाली बात करी ना, तो वो पंक्ति को जिस तरीके से जोड़ रहा था, वो पंक्ति पहले वो सुनाए, फिर मैं बताता हूँ कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल अगर आप सुना। मैं तो बच वाली बात, वो लोगों के बिजी होने वाली जो बात थी ना, उसी पे पंक्ति सुनाएगा भाई, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। क्यों तो पंक्ति देखो ऐसा है, पंक्तियाँ तो बहुत आ रही थी मेरे मन में, कौन सी बोलूँ मैंने डिसाइड कर लिया ये बोल देता हूँ, क्योंकि बचना भी है मुझे ये मैं ऐसा नहीं, मैं हर व्यक्ति जो साहित्य से हो और खुद आप भी देख रहे होंगे ना, वो बहुत चालाक होते हैं, तो समझ गए आप, समझ। कोई बात नहीं है, ये तो जीवन की बहुत अहम हिस्सा है, जीना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। वो पंक्ति याद आ रही है मुझे, उनकी शायद हरवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं कि जीवन में एक सितारा था, जो बीत गई तो बात गई, कि जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था, जो टूट गया सो टूट गया, जो छूट गया सो छूट गया, अमर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे। फिर ऐसे ही कुछ करके हैं जो बिछड़ गए फिर कहाँ मिले, जो बीत गई सो बात गई, ऐसे यही पंक्तियाँ आ रही थी कि बाकी ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, उसे छोड़ो आप। बीत गई सो बात गई, आप बताइए इस पे क्या कहें? तो बात बीत गई ना, बीत गई तो उस बात तो कि मतलब कुल मिला के इसके बाद कहने का मतलब यही था कि जो हो रहा है होने दीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान, आप हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा प्लान, वो हमेशा होता है ना ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान, तो हमेशा भगवान के प्रक्रिया पे भरोसा रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ अच्छा करेंगे। तो जो चीज़ें बीत गई हैं उनमें उलझ के नहीं रह जाना है, आगे बढ़ना है। बाकी क्या है कि होता वही है जो उन्होंने कहा कि होए सोई जो राम जर जाखा, तो फिर तुम्हें करना ही क्या है, तुम्हें तो अपनी भूमिका निभा रहे हो यहाँ पे आके, तो भूमिका निभाई है आपकी, जो होता रहेगा चलता है, चलने दीजिए। तो यही है कि बस न्यूट्रल रहिए आप, जो होगा वो होता रहेगा बस। हाँ, अपनी जो आपका कर्तव्य है, जिस चीज़ में आप हैं, या प्रेम कर रहे हैं, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं आप, या फिर देखो विद्यार्थी के जीवन में प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, और साहित्य के छात्र होने के नाते तो मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेशक मैं प्रेम में सफल नहीं हो पाया हूँ। दिल्ली आने के बाद इनका एक ही अनुभव रहा है कि प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम करना तो समझ गए ना, देर ही सही, लेकिन बात आ ही गई सामने। वही बात है कि सामने आ गई। ये प्रेम छुपाने वाली चीज़ कोई थोड़ी है। प्रेम तो ऐसा
प्रेम किया फिर डरना क्या? डरना तो थोड़ी है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेम करना बहुत जरूरी है। साहित्य प्रेम करना और भी गहराई से। अगर आप साहित्य को पढ़ रहे हैं, आपने प्रेम नहीं किया तो आप खाक साहित्य को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम करिए। हाँ, ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप बॉयफ्रेंड बनाएं, जरूरी नहीं कि आप किसी प्रेमी के उसमें आप प्रेम कर सकते हैं। अपने देश से कर सकते हैं, अपने ड्रीम से कर सकते हैं, अपने माता पिता से कर सकते हैं, आप दोस्तों से भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये नहीं होता, लोग बोलते हैं कि प्रेम नहीं हो पाया, छूट गया, ऐसा कोई होता ही नहीं है। आप प्रेम कर रहे हो और छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? सच्चा प्यार होता है, सच्चा प्यार। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, करते रहेंगे प्रेम जब तक जान रहेगी। तो आप क्या समझते हैं इस पे प्रेम? देखिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि आप निर्धारित होकर नहीं कर सकते कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ, आज प्रेम करके ही वापस लौटूंगा। हो सकता है आपको राह चलते या बैठे हुए, कैंटीन में खाना खाते हुए, पिक्चर देखते हुए कहीं भी प्रेम हो सकता है। प्रेम ऐसी चीज़ है कि ना, जब आपको हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये एक निर्धारित चीज़ नहीं है कि आपको करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि आप आते आते पहले दिन से ही प्रेम ढूंढो कहाँ गया प्रेम, तो वो नहीं है। आप आराम से समय व्यतीत करिए, आपको जो मिलना होगा, आपके जो लायक होगा, आपके साथ जो कंफर्टेबल रहेगा, जो आपको सच में प्रेम करता होगा, वो आपके पास आ जाएगा और उसको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा था, इस फन में बोल रहा हूँ, आजकल तो दिल्ली विश्वविद्यालय में फेस्ट वगैरह में प्रेम हो जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, कह रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप बोले कि समय देना होगा, प्रेम मुलाकात हो जाती है। प्रेम तो धीरे धीरे, प्रेम एक मुलाकात में काम होता है। वो नहीं बोलते हैं, नींव पड़ जाती है प्रेम की वहाँ से। जी बिल्कुल। फिर अगर आप ये नींव कब तक चलती है आप बताएं? जो जिस कल्चर की ये बात कर रहे थे कि अंतर होता है प्रेम में और रिलेशनशिप में, वो लोग क्या होता है रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप में आना और प्रेम में आना अंतर होता है। प्रेम हो सकता है कि आपने किसी जानवर को देखा, कोई छोटा सा पिल्ला घूम रहा है, आपको उसके प्रति प्रेम आ गया। और रिलेशनशिप में आना वो एक रिश्ता होता है ना। जैसे हमारे यहाँ लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी तरीके से कि लव मैरिज में ये होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं आपकी उससे शादी होती है। अरेंज मैरिज में जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं उससे आप रिश्ते में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप भी ठीक वैसे ही चीज़ है कि हो सकता है आप उससे प्रेम में हो या ना हो। और आजकल तो खैर ये कल्चर बन गया है कि रिलेशनशिप में रहना ही है, फीलिंग्स हो या ना हो, पता नहीं क्या। और उसके अलावा 3-4 रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स, कई सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो एक तरीके से कल्चर बन गया है। तो प्रेम वो नहीं है, प्रेम समय लेता है और जब सामने आना होता है तब आ जाता है, ऐसी चीज़। साथियों, अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि हमारे दाएं में और बाएं में बैठे लोग हैं, और तो पता है ना, इनके विचारों में एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे दाएं वाले हैं वो प्रेम को बहुत जल्दबाजी में देखना चाहते हैं कि जल्द हो प्रेम, और लेकिन जो बाएं वाले हैं उनसे बहुत भिन्न है, बहुत विरोधाभास है। और वो कहते हैं कि प्रेम को गहराई से करना चाहिए, प्रेम स्थिर मांगता है, समय मांगता है। तो विरोधाभास तो है, अच्छे दोस्त भी है, लेकिन हाँ, आप क्या कहना आपके पास आते हैं। क्या है कि जैसे मैं प्रेम कर रहा हूँ, लोगों को गलत फहमी हो जाती है, वो लगता है आपको भी हो गई है मुझे। प्रेम से बचा कौन है? अब मैं बताता हूँ। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उसे समझ नहीं पाए हैं। क्या है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वो गलत समझ जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है दिल्ली में कह सकते हैं, दिल्ली में आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो गलत समझ जाता है। इसके ऊपर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, अगर आप कहें। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। उसके बाद इस बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि गाँव से आया हूँ, जिसे देखता हूँ, जिससे मिलता हूँ उसे ही देखने लगता हूँ। क्या करें, मजबूरियाँ हैं, गाँव से आया हूँ। आया था तेरे साहिल पे कि देखूं तेरा मर्ज, ये समंदर किसने कह दिया कि प्यासा हूँ मैं। वाह वाह वाह। तो मतलब इसमें ये है कि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसे ये लगता है इससे स्वार्थी बंदा है, पर उसे नहीं पता है मैं जी इसमें प्रेम करना वाला और जो प्रेम जिससे करते हो उसे समझ में भी आना चाहिए कि ये प्रेम करता है। अगर उसे समझने की, परखने की अगर उसे पहचान नहीं, उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, तो आपका प्रेम हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा कह सकते हो उसे ना सफल हो पाए। हाँ, ऐसा, क्योंकि जिस व्यक्ति को समझ ही नहीं होगी, उसे पता ही नहीं कि प्रेम कर रहा है व्यक्ति। अब तो यही है कि बस समझने दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं हो सकता है। दोनों लोग समझदार होने चाहिए, उसके बाद एक अच्छा प्रेम बनता है। आयुष जी तो प्रेम करते रहते हैं, अधिकांश लोगों से करते रहते हैं। आपसे बस ये अंतिम में यही पूछते हैं कि क्या आप भी उस प्रेम में ग्रसित है? देखिए, प्रेम में तो सभी ग्रसित हैं, ग्रसित है सब। हो सकता है आप अपने माँ बाप के प्रति प्रेम में ग्रसित हों, हो सकता है आप अपने बड़े भाई में, मैं तो ऑब्वियसली मैं अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम में ग्रसित हूँ। और
ऐसी भी चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, मतलब रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो प्रेम में ग्रसित हो सकते हैं। बिल्कुल देखो बताइए। हाँ, ऐसे आप ये इस पोस्टकास्ट का जहाँ तक है ये अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल। तो जो अहम जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो आने वाले हैं। देखिए, आप जब गांव से आते हैं, अपने घर से आते हैं, जो वहाँ जिस स्थान से आते हैं, तो आते समय आपको जो स्थितियाँ देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं घर वालों की, आप उस चीज़ को मत भूलिए आगे। दिल्ली की चकाचौंध में अपने उस चीज़ को मत भूल जाइए कि यहाँ पे आप जा रहे हैं। हाँ, सब करिए, लेकिन अब जो अपनी जो है ईमानदारी से उससे अब थोड़ा पकड़ के चलिए। अपना ध्येय जो आपका जो ध्येय है आप उसे मत भूलिए कि लक्ष्य के प्रति अपने ईमानदार रहिए, आप समझे। और आप लोग जूनियर्स को यही है कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको रामजस मिले, हिंदू मिले, नॉर्थ कैंपस मिले, बाकी जिस कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाइए, निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। तो जैसा हमारे दाएं और बाएं दो हाथे कहते हैं कि दो हाथ के लकीर होते हैं, और हमारे साथ भी बैठे हैं, तो इनके विचारों से आपने जाना और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि दिल्ली आप आइए तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अपने लक्ष्य से भटके मत। जो आपका सपना है उसे पूरा करिए, और आप दिल्ली में आएंगे तो आपको जीवन तो जीना ज़रूरी है, तो साथ में आप अपने जीवन को एक स्थान तक ले जाइए। तो फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गलबात। धन्यवाद।